हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 12th क्लास का जो चैप्टर 11th है, विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं 3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ जो बहुत बार पूछा जा चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अफवाहों और भविष्यवाणियों ने लोगों को 1857 के विद्रोह में खड़ा होने के लिए कैसे उकसाया। तो आपको ये बताने हैं कि ये जो अफवाहें फैलाया गया और भविष्यवाणी जो की गई थी, ये दोनों ही मिलकर जो है सो पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी विद्रोह हुआ उन लोगों को बहुत ज़्यादा उकसाया, जिसके कारण बहुत सारे लोग 1857 के विद्रोह में शरीक हुए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि मेरठ से आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को उस कारतूस के बारे में अवगत कराया जिन पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा था। उनका कहना था कि अगर वे इन कारतूस को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और मजहब दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे, जो एनफील्ड राइफल में उपयोग की जाती थी। अंग्रेज़ों ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन यह अफवाह उत्तर भारत की छावनियों में जंगल की आग की तरह फैलती चली गई, जिसके कारण जो है सो 1857 की विद्रोह बहुत ज़ोर शोर से शुरू किया गया। तो पहला तो ये अफवाहें उठी थी कारतूस के बारे में। दूसरा, कमांडेंट कैप्टन राइट द्वारा प्रस्तुत एक और अफवाह थी, जिसमें अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा था कि दमखम स्थित शस्त्रागार में काम करने वाले नीची जाति के एक खलासी ने 1857 के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा था। ब्राह्मण सिपाही ने यह कहकर अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि नीची जाति के छूने से लोटा अपवित्र हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस पर खलासी ने जवाब दिया कि जल्दी ही तुम्हारी जाति भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस को मुंह से खींचना पड़ेगा। जब एक बार यह अफवाह फैलनी शुरू हुई तो अंग्रेज अफसरों के तमाम आश्वासनों के बावजूद इसे खत्म नहीं किया जा सका और इसने सिपाहियों में एक गहरा गुस्सा पैदा कर दिया और यही गुस्सा 1857 के विद्रोह का कारण बना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एक और अफवाह जो 1857 में उत्तर भारत में जोरों पर थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए एक भयानक साजिश रच ली है। अफवाह इस प्रकार की थी कि इन साजिश को पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों ने बाज़ार में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। शहरों और छावनियों में सिपाहियों और आम लोगों ने आटा छूने से इनकार कर दिया। चारों तरफ इस आशय का भय और शक बना हुआ था कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं। ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को अपनी बात का यकीन दिलाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे। उसके बाद नेक्स्ट अफवाहें थी कि किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान को इस भविष्यवाणी से और बल मिला कि प्लासी की जंग की 100 साल पूरे होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी रात ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उस समय में भविष्यवाणी की जाती थी कि किसी भी पाप का घड़ा 100 वर्ष तक ही रहता है, उसके बाद वो घड़ा किसी भी हालत में फैलता है और वो घड़ा फूट जाता है। तो अंग्रेज जो भारत में आए वो सबसे पहले 1757 में आए
और उनका 100 साल पूरा हो रहा था 23 जून 1857 को। इसीलिए बहुत सारे जो भारतीय थे उनका मानना था कि अब ये 100 वर्ष हो चुका है, अब अंग्रेज़ों की जो पाप की धारा है वो फूट जाएगी और अंग्रेज़ भारत छोड़कर निकल जाएंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिए। उसके बाद नेक्स्ट अफवाहें थी। बात सिर्फ अफवाहों तक ही सीमित नहीं थी। उत्तर भारत के विभिन्न भागों में गाँव-गाँव में चपातियों के बांटने की रिपोर्ट आ रही थी। बताते हैं कि रात में एक आदमी आकर गाँव में चौकीदार को एक चपाती तथा 5 और चपाती बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश दे जाता था। चपातियां बांटने का मकसद स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लोग इसे किसी आने वाली उथल पुथल का संकेत मान रहे थे। इस प्रकार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसको 1 से 2 बार आप सुनोगे तो 100% जो है सो याद हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह अधिकांशतः अवध तक ही सीमित क्यों था? किसानों, तालुकदारों तथा जमींदारों को विद्रोह में भाग लेने को क्यों लाचार कर दिया? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, लेकिन इतना गुस्सा नहीं था जैसे उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत में था। यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था कि अच्छी तरह शासन नहीं चला रहे थे तथा वाजिद अली शाह लोकप्रिय नहीं था। परंतु सच तो यह था कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे। जब वे अपने प्यार लखनऊ से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग विलाप करते हुए कानपुर तक उनके पीछे गए थे। नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान की इस व्यापक एहसास को उस समय के बहुत सारे प्रेक्षकों ने दर्ज किया है। इस भावात्मक उथल पुथल को भौतिक क्षति के एहसास से और बढ़ मिला। नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी खत्म हो गई। संगीतकारों, नर्तकों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरी पर रखे गए नौकर, सरकारी कर्मचारियों, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जाती रही, जिसके कारण अवध में बहुत बड़े स्तर पे विद्रोह फैल गया था। उसके बाद आपका है किसान, तालुकदार व जमींदारों का विद्रोह में भाग लेने के लिए लाचार। अवध में विभिन्न प्रकार के पीड़ाओं के कारण भी जो है सो कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह अवध तक जो है सो आपको अवध में बहुत बड़े स्तर पे फैला। अवध में विभिन्न प्रकार के पीड़ाओं ने राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया। वे सभी अंग्रेजी राज के आगमन को विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे थे। 1857 के विद्रोह में वे तमाम भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं, निष्ठाएं अभिव्यक्त हो रही थी। बाकी जगहों के मुकाबले अवध में यह विद्रोह एक विदेशी शासन के खिलाफ लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया था। अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की ही गद्दी नहीं छीनी थी, इसने इलाकों के तालुकदारों को भी लाचार कर दिया था। अवध के समूचे देहात में तालुकदारों की जागीरें और किले बिखरे हुए थे। ये लोग पीढ़ियों से अपने इलाकों में ज़मीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते आए थे। उनके पास हथियारबंद सिपाही थे, वे अपने किले में रहते थे। उनके पास काफ़ी स्वायत्तता भी थी। अंग्रेज़ तालुकदारों की सत्ता को बर्खास्त नहीं कर पाए और अधिग्रहण के फ़ौरन बाद उनकी सेनाएं भंग कर दी गई और किले ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण जितने भी तालुकदार थे वो 1857 के विद्रोह में शरीक हो गए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में आप लिखेंगे, ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने तालुकदारों की हैसियत और सत्ता को चोट पहुंचाई। अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई और
यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित था कि तालुकदार बिचौलिए थे जिनके पास ज़मीन का मालिकाना हक नहीं था। इस भू राजस्व बंदोबस्त में तालुकदारों को उनकी ज़मीनें से बेदखल कर दिया गया, जिसके कारण जितने भी तालुकदार थे वो नाराज़ हो गए और 1857 के विद्रोह में सम्मिलित हुए थे। उसके बाद ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों का मानना था कि तालुकदारों को हटाकर वे ज़मीन असली मालिकों के हाथ सौंप देंगे, जिससे किसानों के शोषण में कमी आएगी और राजस्व वसूली में लाभ होगा। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। भू राजस्व वसूली में इजाफा हुआ, लेकिन किसानों के बोझ में कमी नहीं आई। अवध के बहुत सारे इलाकों का मूल्य निर्धारण बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया। इससे न तो तालुकदारों के पास और न ही काश्तकारों के पास इस अधिग्रहण पर खुशी जताने का कोई कारण था। उसके बाद जो अवध में घटना घटी थी, तालुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसान तालुकदार के साथ बंधे हुए थे वे अस्त व्यस्त हो गए। वे बुरे समय में किसानों की मदद करते थे। अंग्रेज़ों की राज में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर लचीली राजस्व व्यवस्था के तहत बुरी तरह पिसने लगे थे। उन्हें इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि तीज त्योहारों पर कोई कर्जा या मदद उन्हें मिल पाएगी, जो पहले तालुकदारों से मिल जाती थी। इस प्रकार अवध में लड़ाई का बागडोर असल में तालुकदारों और उनके किसानों के हाथों में थी, जो अंग्रेजी राज से बुरी तरह प्रभावित थे। इस प्रकार इस क्वेश्चन में आप ये सब पॉइंट आप लिखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है सो आपको कई बार आ चुका है, इसीलिए 1 से 2 बार ये क्वेश्चन आप ज़रूर देखना। उसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि 1857 के दौरान हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच एकता के महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो 1857 के विद्रोह की अधिकांश शक्ति हिंदू मुसलमान एकता में निहित थी। यह एकता सैनिकों, जनता तथा नेताओं में भी देखने को मिली। बहादुर शाह एक मुस्लिम बादशाह था, फिर भी सभी विद्रोहियों ने उसे अपना सम्राट माना। मेरठ के हिंदू सिपाहियों ने ही पहले दिल्ली की ओर कूच करने का विचार बनाया। हिंदू मुसलमान विद्रोही तथा सिपाही एक दूसरे की भावनाओं का पूरा सम्मान करते थे। उदाहरण के लिए जहाँ भी विद्रोह सफल हुआ वहाँ गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का तुरंत आदेश जारी किया, ताकि हिंदुओं की भावना को ठेस न पहुँचे। चर्बी वाले कारतूस का विरोध हिंदू व मुसलमान दोनों सैनिकों ने किया। अंग्रेजी शासन ने दिसंबर 1857 के पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपया खर्च किए, परंतु उनकी यह कोशिश भी नाकामयाब रही। तो इस प्रकार जो है सो 1857 के दौरान हिंदू और मुसलमान के बीच एकता कायम रही। और ये भी कहा जाता है जहाँ भी आपका फरमान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता था तो वो एक तरफ जो है सो रहीम लिखा जाता था, एक तरफ महावीर लिखा जाता था। ये भी जो है सो आपको 1857 के विद्रोह में सहायता प्रदान किया था एकता में, कि जो भी फरमान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है तो उसमें जो है सो हिंदू का भी आदर किया जाता था और मुस्लिमों का भी आदर किया जाता था। तो इस प्रकार जो है सो इस क्वेश्चन का जवाब आप लिखेंगे। इस वीडियो में मैं 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो 3 क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार आपको सुनने हैं। इसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, इसी चैप्टर का। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।